मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक कॉमन समस्या के बारे में, बैक कमर दर्द। कमर दर्द एक आम समस्या है, मैक्सिमम लोगों में, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनमें देखी जाती है। और अगर इसका आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कई बार ये बहुत बड़ी सफरिंग बन जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ तक कि आपका जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आप डेली के भी काम नहीं कर पाते हो। कुछ पेशेंट तो बेड रिडन हो जाते हैं अगर वहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। तो बैकिक किस वजह से होता है, क्या कारण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कमर दर्द को सिर्फ एक कॉमन समस्या मान के बैठ जाएंगे तो उसका ना तो पूरी तरह से इलाज हो पाएगा, ना ही वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। सो फॉर ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो तो आपको फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कमर दर्द हो रहा है और वो किस कारण से हो रहा है, तो उसकी डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कॉजेज़ क्या क्या हैं, किन कारण से कमर दर्द होता है, और उसका फिर होम्योपैथिक पार्ट बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कंप्लीट वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सो देखिए, कमर दर्द का जो कारण है वो 5 से 6 कारण हैं जो नोन है, जो पेशेंट्स में देखे जाते हैं, हमें डायग्नोसिस में मिलते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण जो सभी लोगों में देखने मिलता है, जो एज के साथ साथ बढ़ता है, जो महिलाओं में भी होता है, वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसके वजह से आपको कमर दर्द बना रहता है, जो कांस्टेंट रहता है। एक्टिंग थोड़ा बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, झुकने पे थोड़ा बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस पेन नहीं होता, इसमें सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो पेशेंट इसको एक एक्टिंग के रूप में लेकर के कई बार पूरी लाइफ, कई लंबे समय तक व्यतीत करते हैं। सो ओल्ड एज में भी अगर बैकएक हो रहा है तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकता है। यू नीड टू गो फॉर कैल्शियम चेकअप। आप अपना ब्लड दे करके कैल्शियम की वैल्यूज़ देख सकते हैं। दूसरा कारण होता है महिलाओं में, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी आपने बैकएक देखा होगा। यहाँ पे 2 कॉजेज़ हैं। अगेन, फर्स्ट कॉज है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। बच्चे होने के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है और उसी की वजह से अगर आपने प्रॉपर सप्लीमेंटेशन नहीं लिए, कैल्शियम के प्रॉपर डाइट नहीं लिया, तो बैकएक जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। दूसरा कारण है अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल दिया जाता है और उस पंक्चर की वजह से, हमारा रीज़न है लंबर रीज़न, वहाँ पे पंचर देते हैं और फिर वहाँ से आपको लोकल दिया जाता है, एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। तो उस वजह से भी कॉन्स्टेंटली पेन बना रहता है। उसको अगर आप इमीडिएट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हो फ्रेंड्स, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं भी मदर ऑफ़ 2 किड हूँ और मेरा भी CS सेक्शन हुआ था। एंड उसके बाद मुझे इमीडिएट मैंने अपनी जो मेडिसिन है रिलेटेड टू दिस मैंने लिया और आई एम कम्प्लीटली कंफर्टेबल, देयर इज़ नो पेन। तीसरा कॉज है स्लिप डिस्क का। जो हमारी डिस्क हैं, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें डिस्क होती हैं, और ये जो ये जो डिस्क होती हैं, इन पे अगर कोई प्रेशर आया उसकी वजह से ये डिसलोकेट हो जाती हैं। कुछ प्रोट्रूजन भी होता है नर्व का एंड डिस्क का, दोनों की जो पोजीशन है प्रॉपर ना रहे, कई बार वो कंप्रेस हो जाएं या प्रोट्रूड हो जाएं, या फिर जो डिस्क है अपनी जगह से हट जाएं, बाहर की तरफ आ जाएं, इनवर्ड अंदर की तरफ चली जाएं, तो उस वजह से भी कांस्टेंट पेन रहता है। ये एक सीरियस कंडीशन है। इसमें आपकी MRI होती है, चेकअप होता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें बेड रेस्ट आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है, साथ में आपको मेडिकेशन लेना होता है ना। इसके बाद जो अदर कारण है वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ फॉल। अगर आप कभी कहीं गिर गए हो, कभी आपको इंजरी हुई कमर पे और इनिशियली आपने एक थोड़ा सा रेस्ट करके ट्रीटमेंट ले लिया और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली कमर दर्द बना हुआ है, तो ये भी एक पार्ट होता है बैकएक का, और वहाँ पे इंजरी और फॉल ऑन बैक ये हिस्ट्री मिलती है और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है कि जहाँ पर चोट लगी थी उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए और कमर दर्द को हम पूरी तरह से क्योर कर पाते हैं। इसके बाद एक और कॉज जो मुझे समझ आता है, अक्सर हो जाता है, वो होता है स्ट्रेन की वजह से अचानक से चमक जाना। कुछ लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब मेरा कमर अचानक से चमक गई या स्ट्रेन आ गया, खिंचाव हो गया, तो ये किस कारण से होता है? ये इसकी वजह है या इसका कारण है हैवी लिफ्टिंग। कई बार हम सामान ऊपर से, है ना, होल्ड करने लगते हैं, कुछ ऊपर से नीचे रखने लग जाते हैं, कुछ हैवी सामान उठा करके, जो हैवी वर्कर्स होते हैं या जो लोग घर पे काम करते हैं, कई बार अपन उठा लेते हैं ना, भाई चलो एक पॉट उठा लिया भारी सा, या कुछ गेहूँ चावल की बोरियाँ उठा ली भारी सी, या कुछ ऊपर से खींच रहे थे और एकदम से खिंचाव आया, तनाव लगा और वहाँ पे स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि पेन बहुत सीवियर हो जाता है। ये भी कंडीशन सीवियर होती है, एक्यूट कंडीशन होती है, कम्प्लीटली क्योरेबल होती है, लेकिन एक सीरियस कंडीशन
ये भी बनती है। तो इतने सारे कॉजेज़ में आपको जो कारण है आपको उसका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। साधारणतया होता क्या है कि लोग दर्द की दवाइयाँ ले लिए, कैल्शियम ले लिए और बोले अरे भाई ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको सप्लीमेंटेशन के थ्रू जाना ठीक है, बट प्रॉपर क्योर के लिए आपकी डायग्नोसिस विद ट्रीटमेंट होना चाहिए। एज अ होम्योपैथ मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ आपको पता ही है, मैं केस टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे पूरा काम करती हूँ। यहाँ पे मैं 2 मेडिसिन डिस्कस करना चाहूँगी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में रिजल्ट देती हैं अगर फीचर हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी सल्फ़र की। मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट मेरे सल्फ़र के साथ कई सारे ठीक हुए हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली क्या मिलती है, ऐसे पेशेंट जिनमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो या फॉल की हिस्ट्री हो और वहाँ पर उनको आप देखोगे कि स्टूपिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, झुकने में, या नीचे बैठ गए तो वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट जिनको झुकने में, नीचे बैठ के उठने में, रेजिंग में प्रॉब्लम होती है, एंड साथ में जो उनका बैक एक होता है ना, वो बेड में सबसे ज़्यादा एग्रावेशन होता है। जैसे ही वो बेड में लेट जाते हैं, चाहे वो दोपहर हो या रात हो, रात में एग्रावेशन ज़्यादा होता है, बट लाइंग ऑन बेड दे गेट एग्रावेशन, एंड स्पेशली उनके साथ स्टूपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इवन पेशेंट कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक वो बैठ भी नहीं पाते हैं, लंबे समय तक वो खड़े नहीं हो पाते हैं, स्टैंडिंग इज एग्रावेशन, और वो बिल्कुल चल भी नहीं पाते। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम और थोड़ा सा थर्मल और फिजिकल के थ्रू जा करके हम सल्फर निकालते हैं जो काफ़ी हद तक हमारे पेशेंट में हेल्प करती है। सेकेंड रेमेडी जो बहुत कॉमन है, रशटॉक्स। यस, दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी स्पेशली इन दोज पेशेंट हु आर हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेनिंग और फॉल। अगर ऐसे पेशेंट जिनको स्ट्रेन किया हुआ है, कुछ भारी सामान उठाते हैं, जो हमारे लेबरर्स होते हैं, हमारे मजदूर भाई होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना भारी भारी है ना, इतनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाते हैं, इतने भारी सामान उठाते हैं, तो उनके साथ जब स्ट्रेन का प्रॉब्लम आए, खिंचाव हो जाए, एकदम से स्टिफनेस वहाँ पे हो जाए, पूरा स्टिफ कड़ा हो जाए, कंजेशन हो जाए, और ज़रा सा भी मूव करने पे उन्हें बहुत ज़्यादा चमक फील हो, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो, और वो थोड़ी सी वॉक करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, लेकिन जैसे ही वो लंबी वॉक पे जाते हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, दे गेट वर्स। उनकी जो कंप्लेन है वो बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत कंप्लेन बढ़ जाती है। एंड साथ में ऐसे पेशेंट रेस्ट करने पे भी रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता दर्द किस तरह का हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पेन है ना, इस तरह का सेंसेशन पेशेंट्स में रहता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको आपके पेशेंट में देखने मिले और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर